चलिए अब बात करते हैं धन विधेयक पर कि धन विधेयक क्या है। तो सबसे पहले तो इसके लिए अनुच्छेद देखना है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जहां पर यह अनुच्छेद दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमें अनुच्छेद 110 इसको ध्यान रखना है। इसमें धन विधेयक की परिभाषा आपको देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 10110 जल्दी से लिख करके बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके बताओ वो ये कि कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में चर्चा है। तो आप वहां पर लिखो अनुच्छेद 110, जल्दी से लिख करके बताओ अनुच्छेद 110 इज इक्वल टू धन विधेयक। ठीक है, इस तरीके से लिखो ताकि आपके माइंड में ये चीज जो है परमानेंट हो सके। ये कमेंट करते हुए जाना है, आपको रेगुलर करते चले जाना है, यही आपको यहां पर सफलता देगा। अब इसके बाद किसी भी विधेयक को धन विधेयक कब माना जाए, मुख्य मुद्दा यह है कि कोई भी विधेयक है उसको हम धन विधेयक कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे। तो उसके लिए कुछ मानक हैं, कुछ मानक निर्धारित किए गए। जैसे कि अगर मान लीजिए सिविल सेवा की परीक्षा होती है तो सिविल सेवा में हम आईएएस कैसे बनेंगे, आईपीएस कैसे बनेंगे, आईएफएस कैसे बनेंगे और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज अलाइड सर्विसेज में उसमें कैसे जाएंगे। तो उसके लिए कुछ मानक होते हैं ना, कुछ निर्धारित मानक होते हैं कि भैया उच्च रैंक आया तो आप आईएएस बनोगे, उससे निम्न रैंक आए फिर आप आईपीएस बनोगे, फिर निम्न रैंक आए आईएफएस बनोगे, उनसे निम्न आए तो आप केंद्रीय सेवाओं में जाओगे, है ना, अलाइड सर्विसेज में जाओगे। आपकी विशेषज्ञता भी देखी जाती है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए अगर आप बहुत ज्यादा विशेषज्ञ हो, बहुत अच्छे फ्लुएंट हो, बहुत अच्छे डेकोरेटेड ऑफिसर हो तो वहां पर भी आपको मौका देते हैं। तो ऐसे ही धन विधेयक के लिए भी कुछ मानक है। तो ऐसे में उसे निम्न वर्णित एक या अधिक या समस्त उपबंध उसमें होते हैं। तो इसका मतलब जो हम आगे जो कुछ चीजें, जो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताने जा रहा हूं, उन सभी पॉइंट्स में से अगर कोई एक भी बिंदु किसी विधेयक में हुआ तो वो धन विधेयक होगा, या अगर सारे ही हुए तो कोई मामला ही नहीं। ठीक है, तब तो वो होगा ही होगा। तो सबसे पहली चीज कि किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, इसको सिंपल सी चीज समझ लीजिए कि कोई विधेयक ऐसा लाए गए जिसके माध्यम से कोई नया टैक्स लगाया गया या कोई पुराने टैक्स में उसकी दरों में परिवर्तित किया गया या किसी पुराने टैक्स को खत्म कर दिया गया। ठीक है, या किसी टैक्स से संबंधित कोई नियमों में बदलाव कर दिया जाए। इन चीजों की बात जिसमें होती हो तो उसको हम कहेंगे धन विधेयक। ठीक है, सिंपल सी चीज, टैक्स लगाना से संबंधित नियमों में बदलाव करना, जहां पर भी टैक्स देखने को मिले, कर देखने को मिले, उसको हम बोलेंगे धन विधेयक। तो धन विधेयक हो जाएगा। दूसरा क्या है, केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन। भाई हमारी सरकार के पास पैसा केवल टैक्स से ही थोड़ी आता है, पैसा हम उधार भी तो लेते हैं। और आमतौर पर हम विदेशों से या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, उनसे उधार लेते हैं। तो जो केंद्रीय सरकार है जो उधार लेती है, उस उधार वाले पैसे का, उससे संबंधित कोई कानून नियम बनाए जाते हैं तो वो भी धन विधेयक कहलाएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। अब एक और चीज है, तीसरी चीज, जिसको हम बोलते हैं भारत की संचित निधि। ध्यान रखना, हम यहां पर बोल रहे हैं भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि। इसकी अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना। ठीक है, इसकी अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन को निकालना। तो यानी कि आकस्मिकता निधि और संचित निधि की सुरक्षा, पैसा जमा करना और पैसा निकालना, इससे संबंधित कोई भी विधेयक आया तो वो भी धन विधेयक होगा। तो ये तीन चीजें आपने देखी। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो चौथी चीज ये है कि भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। पांचवी चीज अगर देखेंगे तो भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि। यानी कि सारा का सारा मामला जो है वो पैसे का है। ये चीज समझिए, पैसे को खर्च करना, पैसे को जमा करना, पैसे को इकट्ठा करना, पैसे से संबंधित मामलों में नियमों में बदलाव करना,
ये सारे की सारी चीजें जो हैं वो आपके धन विधेयक के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें संचित निधि और आकस्मिकता निधि दोनों आपने देखी। संचित निधि क्या देखा, इसके साथ साथ भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय या इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण, ठीक है, या उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुसांगिक कोई विषय। तो इसका मतलब समझिए, देखिए ये 7 पॉइंट जो आपने देखे दोस्त, इन 7 पॉइंट को एक जिस्ट बनाते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं जिसको आपको समझना है कि धन विधेयक किसको कहा जाएगा। किसी भी ऐसे विधेयक में जिसमें पैसा खर्च करने की बात हो, ठीक है, टैक्स लगाने की, ठीक है, या वो खर्च करने की, टैक्स इकट्ठा करने की, ठीक है, यानी कि पैसा बनाने की बात हो, नए प्रकार का भारत की संचित निधि जो है, संचित निधि के पे आप देखोगे किसी अलग प्रकार के व्यय जो है, किसी व्यय की उद्घोषणा करना, ठीक है, उसके व्यय की राशि में वृद्धि करना, ये सब के सब जो है आपको धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पैसे का लेन देन, खर्च करना, इकट्ठा करना, ये सारा का सारा आएगा धन विधेयक में, जिसमें टैक्स की बात की जा रही है, ठीक है। एक चीज तो ये समझ लीजिए, धन विधेयक हो गया। अब इस धन विधेयक की जब हम बात करते हैं तो इसको पारित करने के लिए उससे पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी कि कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। कौन सा कारण? कि वह जुर्माने या अन्य धन शास्तियों का अधिरोपण करता है, ठीक है। कोई विधेयक जिसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया हो, ठीक है, तो ऐसे को आप धन विधेयक के रूप में नहीं डालोगे। अनुगत्यों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है, फीस देने की बात करता है ना। टैक्स के अलावा कोई कुछ और मामला है जिस मामले के लिए आप देखोगे फीस देने की बात की जाती है, तो उसको भी धन विधेयक नहीं कहा जाएगा। किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि स्थानीय स्तर पर ये जो टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर कोई भी टैक्स लगाना, उसमें बदलाव करना या टैक्स की दरों में बदलाव करना या टैक्स को हटाना, वो भी धन विधेयक में नहीं आएगा। केंद्रीय स्तर के जो टैक्स हैं उनके बारे में अगर चर्चा करते हैं तो वो आएंगे। स्थानीय प्राधिकारी जो लोकल अथॉरिटी है या लोकल निकाय हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनके प्रयोजन के लिए जो लगाई गई चीजें हैं वो धन विधेयक में नहीं आएंगी। इस चीज को आपको समझ लेना है, ठीक है।